वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज की हमारी वीडियो रहेगी एसएसटी के रिगार्डिंग, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है ऑन डिमांड एग्ज़ाम 7 में अक्टूबर में जो एग्ज़ाम आएगा पब्लिक एग्ज़ाम। तो बेटा वीडियो को बहुत ध्यान से देखना कि जो ये क्वेश्चन हैं आपके वो अप्रैल के मंथ में आ चुके हैं, और ऐसा होता है कि इन्हीं क्वेश्चंस को कई बार दे दिया जाता है लेकिन इनकी जो लैंग्वेज होती है उसको चेंज किया जाता है। आप इस बात को समझ नहीं पाते हो, आप ये समझते हो कि क्वेश्चंस को एज इट इज़ जो है वो दिया जाएगा, तो आप गलत करके आ जाते हो। तो लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आया था हमारा 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो ये पेपर में आपको आराम से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहला इसका जो पॉइंट है वो देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, इसको याद करके जाना है। 1885 में हुई थी, एलन ऑक्टियन ह्यूम द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। आसान सा है, अगर आप ये इतना लंबा लाइन याद नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं, A.O. ह्यूम याद कर लेना और ये इसकी स्थापना का जो डेट है वो याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। भारतीयों में राजनीतिक सजगता को बढ़ाते देखा और वे इसे एक सुरक्षित स्वरूप देना चाहते थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो क्या करना चाहती थी कि भारतीयों में, यानी भारत के जो लोग थे उसमें राजनीतिक सजगता का मतलब होता है कि लोगों का राजनीति के प्रति जागना, तो उसको बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित स्वरूप का मतलब एक नाम देना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इनके नेताओं का ब्रिटिश सरकार और उसके न्याय में पूरा विश्वास था। ठीक है, क्योंकि इनके जो नेता थे ना कांग्रेस के, उनका ब्रिटिश सरकार में, क्योंकि देखो जिस टाइम की इसकी स्थापना हुई 1885 में, अंग्रेजों का राज था उस टाइम पे। तो ये लोग जो थे, नेता जो लोग थे इसके, वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे और उसके न्याय में पूरा विश्वास रखते थे कि जो भी ये करेंगे वो सही करेंगे, और उनमें इनका पूर्ण विश्वास था स्टार्टिंग में। इसके बाद देखते हैं, इन उदार नेताओं में सबसे प्रसिद्ध फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रासबिहारी, बदरुद्दीन तेबजी इत्यादि थे। ठीक है, तो ये 2-4 नाम है, इनको आप याद कर लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आंदोलन से संबंधित रखने वाले थे या किस पार्टी से रखने वाले थे, तो आपको पता होना चाहिए। 1805 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत संकीर्ण सामाजिक आधार था। ठीक है, कि जब 1805 से लेकर 1905 तक जो ये इसका काल रहा था, ये बहुत संकीर्ण था, यानी फैला हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में पूछा गया था, मध्य उच्च भूमि के प्रमुख भौगोलिक लक्षण। ठीक है, इसके क्या लक्षण है इस भूमि के, इसके बारे में बताया गया है। देखो, एक आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता ही आता है, तो भूमि की जो लक्षण होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आप आराम से कर पाओगे। इसका विस्तार नर्मदा नदी से उत्तरी मैदान के मध्य है। बेटा, जो ये भूमि है मध्य उच्च भूमि, इसका पहले हम विस्तार देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार जो है नर्मदा नदी से लेके उत्तरी मैदान तक है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका, ये पहला था, अब ये दूसरा हो गया। अरावली पर्वत, मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार आदि मध्य उच्च भूमि के हिस्से हैं। ठीक है, नंबर 3, बेतबा, चंबल, केन, नर्मदा आदि प्रमुख नदियां हैं। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी रहेंगी? बेतबा, चंबल, केन, नर्मदा आदि प्रमुख नदियां हैं। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी यही स्थित है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे, इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो, याद करने के बाद क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है आपके पेपर में, तो बस समझ के जाना है और उसको करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्कन के पठार की प्रमुख भौगोलिक लक्षण। ठीक है, तो दक्कन का पठार सबसे पहले मैं बता दूं आपको होता क्या है। कई बच्चे इसको ही देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या। बेटा देखो, जमीन से ऊंचा जो भाग होता है, आपने देखा है, पहाड़ी एरिया नहीं है, जमीन से जो ऊंचा भाग होता है, कई बार आपने कहीं घूमने गए होगे या टीवी में भी आपने, फोन में भी देखा होगा कि जो प्लेन जगह होती है और कहीं अचानक उस पर पहाड़ आ जाए। देखो, जो हमारा पहाड़ी एरिया जो होता है वहाँ तो पहाड़ आते ही आते हैं, लेकिन
क्या होता है, जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे एकदम से ज़मीन से एक ऊंचा हुआ कोई उठा हुआ चोटी नुमा एक कोई पहाड़ सा आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि उसको अगर दक्षिण में वो है, ठीक है, अगर वो चोटी नुमा जैसे पहाड़ की शेप में अगर वो शेप बनी हुई है और वो प्लेन धरती पे है ना कि पहाड़ों में, तो उसकी जो चोटी होती है वो कैसी होती है, त्रिभुजाकार। आपको पता है कि पहाड़ जो है त्रिभुजाकार में बनता है। तो इस तरीके की अगर उसकी चोटी होती है और वो कहाँ पे होती है, दक्षिण में, ठीक है। तो दक्षिण में होने के कारण उसे दक्कन कहा गया है और उस पठार की विशेषता आपने बतानी है, ठीक है, कि वो होता क्या है। तो सिंपल भाषा में यही था। पठार का नाम समझ के आप ये सोचते हो कि पहाड़ है या क्या है, तो वो पहाड़ जैसा ही होता है, एक चोटी सी बन जाती है प्लेन धरती के ऊपर और उसी को कहा जाता है त्रिभुजाकार, और दक्षिण में होने के कारण उसको दक्कन का पठार कहा जाता है, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स हम एक बार रीड कर लेते हैं। दक्कन के पठार में काली मिट्टी क्षेत्र डेक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे जो काली मिट्टी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है, ठीक है। जब ज्वालामुखी फटते हैं ना तो ये बन जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, और ये भी, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। मध्य उच्च भूमि से दक्कन पठार एक भ्रंश से अलग है। अब भ्रंश का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ, ठीक है, कि जो दक्षिण का जो पठार है वह टूटा, मतलब भ्रंश यानी टूटा हुआ है, ठीक है। मध्य भूमि से दक्कन के पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गया है। इसका कौन कौन से 2 भाग है, ये देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, कि 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी घाट है। बेटा ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पेपर में, इसलिए मैं करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाबी आंदोलन की विशेषताएं। ये आंदोलन आया था तो 1-2 आंदोलन भी याद करके चले जाना अच्छे से। इस आंदोलन ने नेता जो थे वो राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे, ठीक है। यह आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था। कुछ स्थानों पर इसके वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया गया था, कि धार्मिक उस पे था, वर्ग संघर्ष का मतलब होता है ग्रुप में लड़ाई करना, कि कई लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला। बंगाल में इसके द्वारा किसान अपने जमींदारों के विरुद्ध एकजुट हो गए थे, और जब ये आंदोलन आया तो बंगाल के इसके जो द्वारा किसान जो थे वो जमींदारों के विरुद्ध में एक साइड में हो गए थे। तो वहाबी आंदोलन को भी आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक बार फिर आपको बता देती हूँ वहाबी आंदोलन की विशेषता क्या थी। पहले तो आप बताओगे कि ये किसने बनाया था, तो सैयद अहमद बरेलवी ने इसका जो थे नेता रहे थे। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या था, ये धार्मिक प्रकृति का था, ये हो गया। तीसरा क्या था, ये कि कुछ जगह पर इसने वर्ग संघर्ष यानी ग्रुप में इसने लड़ना शुरू किया था। और लास्ट में क्या था, ये कि ये किसानों और जमींदारों के विरुद्ध एकजुट हो गए थे। इस जो आंदोलन में थे, इस बंगाल में इसके द्वारा किसान जो थे वे अपने जमींदारों के विरुद्ध एकजुट हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका शोषण जो थे वो जमींदार लोग करते थे, ठीक है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके अप्रैल के मंथ में आ चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छे से रीड करके जाना ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। और कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो, ठीक है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।